एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। दोस्तों आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आज की वीडियो हमारी दोस्तों बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर क्लास 12th के कुछ बहुत ही शानदार क्वेश्चन कराऊंगा। दोस्तों ये वीडियो यूजफुल रहेगी उन लोगों के लिए जो कि तैयारी कर रहे हैं क्लास 12th के एग्जाम्स के लिए, चाहे वो हो सकता है CUT के लिए तैयारी कर रहे हो, तब बहुत यूजफुल रहेगी दोस्तों उन लोगों के लिए। इसके अलावा जो लोग यूपी TGT यूपी PGT कॉमर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफी हद तक क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा जो लोग KVS NVS केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं PGT कॉमर्स के लिए, उनके लिए भी वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल है। दोस्तों शुरू करते हैं आज के सफर को। पहला सवाल हमारे सामने दोस्तों आ चुका है। इट इज डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म्ड। दोस्तों जहां पर भी फ्रेमवर्क पूछा जाए, फ्रेमवर्क क्या होता है? वो फ्रेमवर्क जिसके अंडर मैनेजमेंट के सारे टास्क परफॉर्म करे जाते हैं उस फ्रेमवर्क को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर हमेशा 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 दोस्तों स्ट्रक्चर पर आएगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं दोस्तों। तो मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दोस्तों रहने वाला है आपके सामने, मैं इसको मार्क कर चुका हूं ऑलरेडी। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों आते रहते हैं हमारे, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। और इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब समझाना चाहूंगा क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक सीनियर अपने अंडर कितने सबऑर्डिनेट को हैंडल कर सकता है, उसको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच फैसिलिटेट्स ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। कौन सा स्ट्रक्चर है दोस्तों जो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करता है? ऑक्यूपेशनल कह लो या आप इसको सिंपल भाषा में कहूं तो आप इसको फंक्शनल स्पेशलाइजेशन भी कह सकते हैं। इसको मैं फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के नाम से भी जानता हूं। ऑक्यूपेशनल फंक्शनल एक ही बात है अपना। कौन सा स्ट्रक्चर है जो इस चीज को प्रमोट करता है? क्या वो डिविजनल स्ट्रक्चर है, क्या वो नेटवर्क स्ट्रक्चर है, या वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है, या वो फंक्शनल स्ट्रक्चर है? मेनली आप लोगों ने दोस्तों जो पढ़े होंगे वो फंक्शनल डिविजनली पढ़े हैं, बाकी तो ऐसा कोई हॉरिजॉन्टल नेटवर्क तो उन्हीं के पार्ट ही है, अंडर सब क्लासिफिकेशन में आते हैं, वो भी सीनियर क्लासेस की बुक्स में आपका इनका जिक्र मिल जाएगा। तो दोस्तों ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को प्रमोट करता है हमारा ऑप्शन नंबर 1 दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोग ध्यान रखे चलेंगे। फंक्शनल स्ट्रक्चर की मेरिट में इस बात का जिक्र क्या है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर हमारी ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन या फंक्शनल स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करता है। इसके अंडर मैनेजमेंट का हर एक फंक्शन, चाहे वो मार्केटिंग का हो, चाहे वो परचेज का हो, चाहे फाइनेंस का हो, चाहे HR का हो, वो बेस्ट तरीके से परफॉर्म करा जाता है। हमेशा ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है दोस्तों। ऋषभ हैड ज्वाइंड एज अ क्रिएटिव हेड ऑफ एंटरटेनमेंट कंपनी। He always ensured that the work has been divided into small and manageable activities, and also the activities of similar nature are grouped together. भाई देखो ऊपर की जो बात है ना कि काम को बांटना अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद ग्रुप कर देना सिमिलर एक्टिविटीज को या सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज को ग्रुप करना, यहां से हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का स्टेप चेंज हो गया। क्वेश्चन पूछा गया है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का कौन सा स्टेप है? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में दोस्तों हमारे 4 स्टेप चलते हैं, इसको हम लोग इडाई के नाम से जानते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये 4 हमारे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के स्टेप है। जहां पर भी आप सिमिलर नेचर के वर्क को बांटोगे वहां काम चेंज हो जाएगा हमारा। अगर ये डिवाइडेड इनटू वर्क एंड स्मॉलर टास्क की बात चलती, ये बात आती, तो मैं लिखता आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। लेकिन जहां पर इन्होंने सिमिलर नेचर के काम को ग्रुप कर दिया तो दोस्तों इसका आंसर ऑटोमेटिकली क्या बन गया? डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये हमारा बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, तो ध्यान रखे चलेंगे। और ऊपर से आपको ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस भी याद करके चलनी है क्योंकि 1 2 3 4 सीक्वेंस में लगाने को आपके आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया दोस्तों। इंडिगो लिमिटेड हैज स्टाफ ऑफ 300 पीपल व्हिच आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट। The organizational structure depicts that 100 people work in production department, 150 in finance department, 20 in technology department, and 13 HR department. Identify the type of organization structure being followed by the company. भाई देखो इंडिगो लिमिटेड एक ही कंपनी है, कोई और कंपनी तो है नहीं,
ठीक है, इन्होंने ये नहीं बताया कि कंपनी का कुछ और काम है नहीं है, कुछ नहीं मेंशन करा गया। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर हमारा कौन से वाला है, फंक्शनल ही होगा, क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर में आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को बांटा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बांटा जाता, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को डिवाइड करा जाता है स्ट्रक्चर्स में। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा हमारा फर्स्ट पार्ट, फंक्शनल स्ट्रक्चर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा मेरिट नहीं है डिविजनल स्ट्रक्चर का। दोस्तों आई रिपीट, इनमें से कौन सा मेरिट नहीं है डिविजनल स्ट्रक्चर का। इट प्रमोट्स प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, भाई ये तो मेरिट है। इट एंश्योर दैट डिफरेंट फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन, देखना पड़ेगा। इट प्रमोट्स एक्टिविटी एंड फास्टर डिसीजन मेकिंग, ये भी है। इट फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ एज न्यू डिवीजन, ये भी है दोस्तों। बस एक ये नहीं है, ये वाला हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर का एडवांटेज नहीं है, ये हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर का एडवांटेज है दोस्तों, क्योंकि इसमें लिखा गया है फंक्शंस को अटेंशन मिलती है, जबकि डिवीजन में अलग अलग प्रोडक्ट को अटेंशन मिलती है। तो ये दोस्तों हमारी एडवांटेज है फंक्शनल स्ट्रक्चर का, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट माना जाएगा कि ये मेरिट नहीं है डिविजनल स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लक्ष्य हैज बीन गिवन द टास्क ऑफ अरेंजिंग फॉर 5-day conference for foreign delegates. In order to ensure smooth functioning of the event, he had made 2 people as coordinators to take care of the activities related to registration and refreshment. Identify the function of management. भाई गोल है, गोल के अकॉर्डिंग उसने लोगों की जिम्मेदारी लगा दी, भैया तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। जब भी इस टाइप की फीलिंग आपको नजर आए दोस्तों, ये हमेशा 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 ऑर्गेनाइजिंग के फेवर में जाएगा। ठीक है, तो जो टास्क देना है वो तो प्लानिंग है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज को अरेंज करना, जिम्मेदारियां देना सब लोगों को दोस्तों, यही हमारी ऑर्गेनाइजिंग है। ये आप लोग ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट अराइजेस फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड स्केलर चेन, कौन सी चीज है जो एस्टैब्लिश्ड स्केलर चेन के थ्रू ही फॉलो होती है और बहुत सारी जॉब पोजीशन को लिंक करती है दोस्तों, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो दोस्तों उसका सही आंसर आप सोचिए एक बारी, क्या वो पार्शियलिटी है? ऑब्वियसली बात है, पार्शियलिटी तो नहीं हो सकती यार जो स्केलर चेन में चलेगी। कंसिस्टेंसी है ना, अथॉरिटी हो सकती है भाई, द पावर टू मेक डिसीजन, अथॉरिटी, यही है दोस्तों जो हमेशा स्केलर चेन के थ्रू चलती है। एक सीनियर अपने जूनियर को अथॉरिटी दे सकता है, कंसिस्टेंसी, पार्शियलिटी ऑब्वियसली बात है नहीं हो सकती, अथॉरिटी है जो कि स्केलर चेन में चलती है दोस्तों, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेप ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का मैंने आपको अभी याद कराई थी। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को याद करने का शॉर्टकट दोस्तों IDAE। पहले पॉइंट का नाम है आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरे का नाम डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो पहला पॉइंट हो गया आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क। कहाँ हो तुम? ये रहा भाई, ये रहा ऑप्शन नंबर 3 पे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस से रिलेटेड टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान रख के चलेंगे हमेशा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन that facilitate modification in organization structure and revision of interpersonal relationship among people in order to adapt environmental changes. कौन सी organizing की this implies organizing helps in dash। ओके, ये कहना चाह रहे हैं organizing किस चीज में हेल्प करता है। ये बेसिक बात है कि जब मैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाता हूं तो उसमें लोगों के रिलेशनशिप को फिट करता हूं कि भाई कौन किससे बात कर सकता है, कौन किससे बात नहीं कर सकता, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको रिपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, और ये जो रिलेशनशिप है दोस्तों वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग या टाइम के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हुए चेंजेस पर चेंज हो जाते हैं। मतलब जैसे जैसे चेंजेस आएंगे वैसे वैसे मेरे को ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि ऑर्गेनाइजिंग जो है वो एडेप्टेशन टू चेंज है, मतलब ऑर्गेनाइजिंग जो है वो वक्त के साथ साथ और चेंजेस के साथ साथ चेंज हो जाती है, या मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजिंग को या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वक्त के साथ साथ चेंज करना पड़ेगा। बिना चेंज करे मेरी ऑर्गेनाइजेशन लंबे टाइम तक सर्वाइव कर नहीं पाएगी, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। अंडर अकाउंटेबिलिटी अ पर्सन इज आंसरेबल फॉर द डैश। ओके, अकाउंटेबिलिटी में इंसान आंसरेबल किस चीज के लिए होता है? भाई 3 चीजें होती हैं, आप लोगों ने सुना ही है, 3 एलिमेंट है हमारे ऑर्गेनाइजिंग के, या एक तरीके से डेलीगेशन के 3 एलिमेंट है आपके। पहले का नाम है अथॉरिटी, जिसमें हम लोग पावर टू मेक डिसीजन ट्रांसफर करते हैं, और दूसरे का नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें आपका ऑब्लिगेशन है फॉर कंप्लीशन ऑफ टास्क। ठीक है, और तीसरी आती है हमारी अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि फाइनल जो आउटकम होने वाला है, आपकी जो भी फाइनल आउटकम होगा आपका, उसके लिए जो भी इंसान जिम्मेदार होगा वो अकाउंटेबिलिटी है हमारी। तो इसका दोस्तों सही आंसर रहेगा फाइनल आउटकम ऑफ द असाइन टास्क। तो जो फाइनल आउटकम रहेगा असाइन टास्क का, उसके लिए जो जिम्मेदारी होती है दोस्तों उसी का नाम होता है अकाउंटेबिलिटी। आप लोग ध्यान रख के चल सकते हैं इस बात को, काफी सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे दोस्तों।
नेक्स्ट हमारे पास है while performing the organizing function jobs are allocated to the members of each department in accordance with the skills and competencies। भाई ऑर्गेनाइजिंग करते हुए हर डिपार्टमेंट में जब काम बांटते हैं तो हम लोगों के स्किल और कॉम्पिटेंसीज या एक्सपर्टाइज को देखते हुए बांटते हैं, कौन किस काम में एक्सपर्ट है, हम इन सब चीजों को देखते हुए बांटते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों हम लोग असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा प्रोसेस है हमारा, स्टेप मान लीजिए प्रोसेस का, कि मैं लोगों को काम बांटने से पहले या कोई भी काम बांटने से पहले मैं हमेशा 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 उन लोगों की कैपेबिलिटीज को देख के चलूंगा कि क्या उनमें टैलेंट है, और उसके अकॉर्डिंग काम को बांटूंगा, उनके स्किल्स को देखने के बाद ही बांटूंगा, ऐसे नहीं बांटूंगा, सोच समझ के बांटूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने दोस्तों आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12, अजाइल प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स athletic footwears owing to its popularity among the sports team across the country. It recently decided to enter into manufacturing of sports clothing and accessories. कंपनी ऑलरेडी फुटवेयर बनाती है, ठीक है, और अब वो क्लोथिंग में एंटर हो रही है और एसेसरीज में एंटर हो रही है। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो फुटवेयर से अलग है, फुटवेयर के साथ इनका कोई नाता नहीं है, ये उनका प्रोडक्ट नंबर 1 होगा, ठीक है, जो पुराना है that will be product 2 and this will be called product number 3। तो कौन सा स्ट्रक्चर है दोस्तों? जब भी कंपनी के मल्टी प्रोडक्ट आपको नजर आए क्वेश्चन में, उसका स्ट्रक्चर हमेशा रहेगा कौन सा? सोचिए एक बारी, क्या आंसर रह सकता है इसका? आंसर फंक्शनल है, डिविजनल है, हॉरिजॉन्टल है, इनफॉर्मल है? सोचिए सोचिए सोचिए, मुझे पक्का विश्वास है आप लोगों को इसका आंसर 100% पता है। तो इसका आंसर दोस्तों आप मुझे देने वाले हैं कमेंट सेक्शन में जाके कि इसका सही आंसर क्या है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इसका एक्यूरेट आंसर क्या है दोस्तों, आंसर मिलेगा आपको कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन का मेन पर्पस क्या है? ऑब्वियसली बात है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है क्या? क्या सेंट्रलाइजेशन का मतलब है एक हेड ऑफिस को ओपन करना? क्या सेंट्रलाइजेशन का मतलब है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को डिस्पर्स कर देना, बांट देना? या सेंट्रलाइजेशन का मतलब है डिवीजन को बांटना या अलग अलग डिवीजन में प्रॉफिट सेंटर बनाना? या फिर रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी? रिटेंशन का मतलब है अपनी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को अपने हाथों में रखना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा करेक्ट है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स। बेसिकली जब मैं ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को कुछ हाथों में रखता हूं तो इसी को दोस्तों सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट टू कमांड एंड टू टेक डिसीजन? इनमें से कौन सी चीज राइट टू कमांड या डिसीजन लेने से रिलेटेड है? तो क्या वो दोस्तों हमारी अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारी अथॉरिटी। अथॉरिटी इज द पावर टू मेक डिसीजन एंड टू राइट कमांड, और राइट टू कमांड बेसिकली कि लोगों को कमांड करने का अधिकार, या कैसे कैसे लोग काम करें, किससे क्या काम कराना क्या नहीं कराना, इसका जो कमांडिंग अथॉरिटी है दोस्तों वही हमारा मेन पर्पस है यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग का और डेलीगेशन का भी ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन। भाई डेलीगेशन के लिए कौन सा प्रिंसिपल जरूरी है? क्या उसके लिए डिविजन ऑफ वर्क चाहिए, अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी चाहिए, स्केलेटन चाहिए, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए? तो दोस्तों उसका सही आंसर है अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। एक अच्छे डेलीगेशन के यही 2 एलिमेंट हमारे मेन है, बाकी एक और एलिमेंट आता है जिसका नाम होता है अकाउंटेबिलिटी। बाकी मेन एलिमेंट यही है दोनों, अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी हैज इट रजिस्टर्ड ऑफिस इन दिल्ली। भाई रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, मैन्युफैक्चरिंग गुड़गांव में है, मार्केटिंग सेल्स डिपार्टमेंट फरीदाबाद में है। कौन सा स्ट्रक्चर है? देखो इन्होंने ये नहीं बताया कि कंपनी मल्टी प्रोडक्ट में डील कर रही है। भाई रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, ठीक है, अच्छी बात है कि ऑफिस दिल्ली में है, मैन्युफैक्चरिंग गुड़गांव में करती है, मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट फरीदाबाद में है, ठीक है, हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। तो स्ट्रक्चर कौन सा होगा? फंक्शनल होगा। भाई जब तक कंपनी मल्टी प्रोडक्ट में डील ना करे या ऐसा मेंशन ना करा जाए कि कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट में डील कर रही है, तब तक मैं कभी भी डिविजनल के फेवर में नहीं जा सकता। इसलिए इसका दोस्तों सही आंसर जो होने वाला है वो है हमारा फंक्शन स्ट्रक्चर। जब तक एक प्रोडक्ट है तब तक हमेशा आंसर आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर रहेगा। ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। बिग द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। आपको डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। इट गिव्स ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शन टू सबऑर्डिनेट। बिल्कुल ठीक है यार, वाला तो। इट इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन टू द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये भी ठीक है बिल्कुल। इट इज कंपल्सरी पॉलिसी डिसीजन। डिसेंट्रलाइजेशन कंपल्सरी, यही गलत है दोस्तों।
डिसेंट्रलाइजेशन कंपलसरी हो ही नहीं सकता, डिसेंट्रलाइजेशन तो ऑप्शनल पॉलिसी है। ऑप्शनल इसलिए है क्योंकि हर कंपनी में डिसेंट्रलाइजेशन ऐसा जरूरी हो ही नहीं सकता। आप डिसेंट्रलाइजेशन तभी कर पाओगे जब आपके सारे लेवल से लोग बहुत समझ आ रहा है, ऐसा हो नहीं सकता बिल्कुल भी। डेलीगेशन कंपलसरी है क्योंकि कोई भी मैनेजर अपना सारा काम खुद नहीं कर सकता, उसको थोड़ा बहुत काम बांटना पड़ेगा, मैं मानता हूं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन कंपलसरी है ऐसा कहीं मेंशन नहीं करा गया, और इसीलिए दोस्तों यही हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फिर भी कंफर्मेशन के लिए हम एक बार फोर्थ वाला पढ़ लेते हैं। कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन वुड ऑब्विएट द नीड ऑफ हायर मैनेजर पोजीशन। ऑब्वियस ही बात है, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन के लिए जो हायर मैनेजर पोजीशन है उसकी सारी पावर चली जाएगी। अगर मैं सारा नीचे तक बांट देता हूं उसके हाथ में कुछ पावर ही नहीं रह जाएगी, तो ये बात भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, श्वेता इज डायनामिक सीईओ। क्या बात है। इन हर ऑर्गेनाइजेशन शी अलाउ द ऑटोनॉमी एंड अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन। दिस हैज लेड टू मैनेजरियल फंक्शन। This has led to managerial development in her employees. Identify the type of organization structure being followed in the given lines. उसने ऑटोनॉमी दे रखी है मल्टीपल फंक्शंस के लिए। परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन का मतलब है बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसने ऑटोनॉमी दे रखी है। भाई तुम्हारी मर्जी है, जैसे मर्जी करो, तुम्हारी मर्जी तुम मार्केटिंग जैसे करो, तुम्हारी मर्जी तुम एचआर जैसे करो। तो जहां पर भी मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करे जाएंगे, इसका मतलब है कंपनी जो है वो डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है दोस्तों। ये ध्यान रखे चलना, क्योंकि डिविजनल स्ट्रक्चर में आपके मल्टीपल फंक्शन होते हैं। जैसे एग्जांपल, डिविजनल स्ट्रक्चर एग्जांपल ले लेता हूं कि एक मेडिकल डिवीजन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके अंदर भाई एचआर, मार्केटिंग, परचेज, सेल सब अलग अलग है। ऐसी एक मान के चलते हैं कॉस्मेटिक डिवीजन है आपकी कंपनी में, उसके अंदर भी एचआर, मार्केटिंग वगैरह वगैरह सब अलग चलते हैं। ऐसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक मान के चलते हैं आपका लेटेस्ट फूड डिवीजन है, खाने वाली चीजें बनाते हैं, तो उसके अंदर भी सब अलग चलते हैं। तो ये मल्टीपल फंक्शन चल रहे हैं, इसलिए दोस्तों उसका सही आंसर रहेगा हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। ध्यान रखे चलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, हमेशा ध्यान रखे चलेंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों डिविजनल स्ट्रक्चर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको पहचानना है दोस्तों। अकाउंटेबिलिटी कैन बी एंटायरली डेलीगेटेड, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। अकाउंटेबिलिटी फ्लोज डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे आती है, नहीं। सिर्फ अथॉरिटी ऊपर से नीचे आती है, बाकी सब नीचे से ऊपर जाती है, तो ये भी नहीं हो सकता। अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू द आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटकम ऑफ असाइन्ड टास्क। हाँ, ये बात कुछ कुछ सही लग रही है, एक बार टिक कर देते हैं इसमें। और अकाउंटेबिलिटी मींस द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट, ना 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 ना, ये तो अथॉरिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी थोड़ी ना होती है, झूठ बोल रहे हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है हमारा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपके फीचर्स के थ्रू क्वेश्चन बन जाते हैं, ध्यान रख के चलेंगे। ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आ सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस बाय विच मैनेजर। ओके, ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस के थ्रू मैनेजर क्या करता है। क्या वो एस्टैब्लिश करता है ऑर्डर आउट ऑफ केओस, मतलब जो होच पोच हो रहा है उससे एक ऑर्डर लाइनर्स को ब्रिंग करता है, सीक्वेंस में ब्रिंग करता है। हाँ यार, बात तो सही है बिल्कुल। क्या वो कॉन्फ्लिक्ट रिमूव करता है, एम्प्लॉइज के वर्क शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिमूव करता है। हाँ, बात भी सही है भाई, काम बांट के टेंशन खत्म हो जाती है एम्प्लॉइज की। और क्या वो एक सुटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है टीम वर्क के लिए। हाँ यार, बात तो ये भी ठीक रखी है, सब बात ठीक है। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज ही आंसर आना चाहिए। तो दोस्तों जो 20th क्वेश्चन है दोस्तों, उसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए दोस्तों आपके सामने यहाँ पे एक ऐड चल रहा है, हमारा ही है। आप हमारी ऐप 1-to-1 क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों प्ले स्टोर से, जिसपे बहुत सारे आपको सैंपल पेपर, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी कॉमर्स, यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए मिल जाएंगे दोस्तों। आप सीयूटी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, सबके लिए दोस्तों इतना अच्छा मटेरियल आपके लिए हमेशा रेडी है हमारी ऐप पर। तो सोचने की जरूरत नहीं है, अभी जाइए प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करिए हमारी ऐप को, और बहुत 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 सारा फायदा उठाइए दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपका अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस हमेशा आपकी सेवा में हाजिर है।